Good morning, student. In today's session, we will discuss the sharing of charges or distribution of charges. तो इस टॉपिक में हम पढ़ते क्या है कि एक कैपेसिटर एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया। तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर चार्ज फ्लो होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या एनर्जी लॉस होगा, तो वो सारी चीजें हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी होती है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्कस करेंगे, जिसमें केस वन है व्हेन अ पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर एंड नेगेटिव विद नेगेटिव प्लेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C1 है। इसको हमने बैटरी से लगाया या सेल से लगाया, जिसका पोटेंशियल V1 है। तो इसके जो पैरामीटर हो गए वो Q1 C1 V1 हो गया। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज इसका V1 है। इसी तरीके से ये दूसरा कैपेसिटर है Q2 C2 और V2, इसको इस बैटरी से चार्ज कर लिया गया। अब क्या किया कि इन कैपेसिटर्स को बैटरी से हटा दिया गया, और बैटरी से हटाने के बाद इन कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, नाउ दिस कैपेसिटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दी बैटरी। नाउ these capacitors are removed from the battery। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम आपस में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इन कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया बाय अ कंडक्टिंग वायर एंड अ स्विच एस। ओके, अब देखिए हमने क्या किया कि जो इसकी पॉजिटिव प्लेट है उसको दूसरे वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है। इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इस वाले कैपेसिटर के दूसरे वाले इस वाले कैपेसिटर दूसरे वाले कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट से कनेक्ट की जा सकती है। वो हमारा अगला केस बन जाएगा। तो बेसिकली इस केस की बात करते हैं नाउ व्हेन द, अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, थोड़ा सा हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। लेट पोटेंशियल V1, हम ये लिख लेते हैं, लेट V1 इज ग्रेटर देन V2। होने को V2 भी बड़ा हो सकता है V1 से। ठीक है, तो ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, तो V1 भी बड़ा मान सकते हैं या V2 भी बड़ा मान सकते हैं। ठीक है, नाउ द स्विच S इज क्लोज्ड। नाउ द स्विच S इज क्लोज्ड। तो जैसे ही आप स्विच S को क्लोज करेंगे, चार्ज को एक कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा। अब जब चार्ज को कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा तो वो फ्लो होगा, और हम जानते हैं कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द चार्ज will flow from higher potential to lower potential to lower potential। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटेंस C1 टू कैपेसिटेंस C2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटेंस C1 से C2 की तरफ फ्लो होगा। ऐसा होने पर होगा क्या कि जो चार्ज कैपेसिटेंस C1 पर है वो घटेगा और Q2 पे चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस C1 है उसका पोटेंशियल घटेगा और C2 का पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जो V1 पहले बड़ा था वो घट रहा है और V2 जो पहले छोटा था वो बढ़ रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये दोनों कैपेसिटर इक्वल पोटेंशियल अचीव कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये इक्वल पोटेंशियल अचीव कर लेंगे, फर्दर चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। फर्दर चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा क्योंकि चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जब दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम हो गया तो फर्दर चार्ज फ्लो नहीं होगा, कैपेसिटेंस C1 से C2 तक कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। चलिए अब इसकी डायग्राम बनाते हैं और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं कि कितना चार्ज फ्लो होगा, क्या कॉमन पोटेंशियल होगा, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया। इसमें हम जो है स्विच शो कर देते हैं।
ये हमारा स्विच हो गया जो हमने क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब कुछ टाइम बाद जब चार्ज फ्लो हो जाएगा तो इनका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि इस पे जो नया चार्ज है वो Q1 डैश है। कैपेसिटेंस चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है तो C है। V कॉमन पोटेंशियल है। इस पे नया चार्ज Q2 डैश है, ठीक है। C2 कैपेसिटेंस से इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज होता है, V चार्ज है, और यहाँ पे हम इसको चार्ज शो कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, V इज द कॉमन पोटेंशियल। V इज द कॉमन पोटेंशियल। V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि चार्ज इक्वल हो जाएगा तो फ्लो होना जो है चार्ज जब इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है ये कैपेसिटेंस डिफरेंट हो। तो क्योंकि अभी हमने ये मान के चलें कि ये C1 C2 डिफरेंट है, तो एक की कैपेसिटी ज्यादा है और एक की कैपेसिटी कम है, तो एक ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर। हाँ, अगर ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हो जाते, ठीक है, तब इन कैपेसिटेंस पर पोटेंशियल भी सेम हो जाता और चार्ज भी सेम हो जाता। क्योंकि हमारे इस केस में C1 C2 डिफरेंट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि चार्ज इक्वल होंगे, हम ये बोलेंगे पोटेंशियल इक्वल होगा। ठीक है। नाउ कैलकुलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। सबसे पहला काम हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, कि कॉमन पोटेंशियल हमारा कितना आएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल V की कैलकुलेशन करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल लगाएंगे वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, क्योंकि पहले जो चार्ज था वही चार्ज है। कोई हमने यहाँ पे बैटरी तो नहीं लगा रखी कि इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आ गया हो, या इस पूरे सिस्टम से जो है वो चार्ज बाहर भी नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लगाएंगे। चलिए अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इनिशियल चार्ज on the two capacitors is equal to final charge on the two capacitor। इनिशियल चार्ज है Q1 प्लस Q2 और फाइनल चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ओके, अब हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। Q1 की जगह लिख सकते हैं C1 V1, Q2 की जगह लिख सकते हैं C2 V2, Q1 की जगह लिख सकते हैं CV, और ये C2V, V इज द कॉमन पोटेंशियल। ये हमारा क्या है? कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ से आप सिंपली कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो आएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल विच इज अचीव्ड बाय ईच कैपेसिटर C1 और C2। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो Q1 एंड Q2 डैश। तो हम जानते हैं Q1 डैश जो है वो C1V है, एंड Q2 डैश जो है वो C2V है। तो हमें Q1 Q2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। Q1 डैश तो ये आ जाएगा C1V C2V, ये V होगा, V1 नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा V से V कैंसिल हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल है C1/C2। और ये ऑब्वियस भी है, देखो जो कैपेसिटर बड़ा है मींस उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। तो मान लो अगर हमने कहा कि C1 बड़ा है तो Q1 बड़ा होगा, Q1 डैश बड़ा होगा, और C2 बड़ा है तो Q2 डैश बड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 के सामने C1 आ रहा है और Q2 के सामने C2 आ रहा है। तो ये क्लियर है, क्योंकि चार्ज होल्डिंग एबिलिटी ही जो है वो कैपेसिटेंस होती है C1 C2। तो ये हमारे पास ये चार्जेस आ गए, चार्जेस का रेशियो, ये फाइनल चार्जेस का रेशियो क्या होगा जो कैपेसिटर्स पे आ जाएंगे।
नाउ वी विल कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस फिनोमिना। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी हो क्यों रहा है। असल में होता क्या है कि जब कैपेसिटर से चार्ज, एक कैपेसिटर C1 से, जैसे हमारा जो पर्टिकुलर केस है उसमें C1 से C2 फ्लो हो रहा है चार्ज, तो जब चार्ज C1 से C2 फ्लो होगा तो वो वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, और जब वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है तो वो वायर जो है वो हीट हो जाएगा, और क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसकी वजह से ये ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस फिनोमेना में जो एनर्जी लॉस होगा वो एज अ हीट और ईएम वेव होगा, ईएम रेडिएशन। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं और फर्दर इसका डिस्कशन करते हैं। Loss of energy in redistribution of charges when two capacitors, charge capacitor are connected. Charge flow from higher potential to lower potential till the potential of the two capacitor get equal. अब ऐसा होने पर in doing so there is always some loss of electrostatic potential energy in the form of heat due to the flow of charges in the connecting wire. तो heat और EM wave दोनों में ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको आगे करते हैं, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपल है कि पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर थी दोनों कैपेसिटर में वो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और फाइनल जो है वो हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, जैसे डायग्राम तो हमने पहले ड्रॉ कर लिया। तो इनिशियल सिचुएशन हमारी ये है, ठीक है। इनिशियल सिचुएशन में ये कनेक्टेड नहीं है स्विच के थ्रू, तो इस पे जो है वो Q2 C2 V2 ये है, और इसका चार्ज है Q1 C1 V1, ठीक है। और इस पे चार्जेस है प्लस प्लस प्लस, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस। ओके, इसी तरीके से अब हम जब ये स्विच एस क्लोज कर दिया जाएगा तब क्या सिनेरियो अगर होगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नया चार्ज Q1 डैश Q2 डैश आ जाएगा। ओके, तो अब हमने इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, यानी कि स्विच एस क्लोज कर दिया, तो ये हमारे कैपेसिटर हो गए। तो इस पे चार्ज Q2 डैश C2 इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, ये कॉमन पोटेंशियल V। इसी तरीके से इस पे Q1 डैश ये C1 हो गया, और ये कॉमन पोटेंशियल V, ठीक है। चार्जेस लिख देते हैं इसके ऊपर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दी टू कैपेसिटर, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the two capacitors, जो कि इन्हें किससे मिली होगी, बैटरी से, जब ये बैटरी से चार्ज किया होगा हमने, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इनिशियल U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो इनिशियल आ गया हमारे पास, फाइनल निकाल सकते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy stored in the two capacitor, टू कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कैपेसिटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, विच V इज द कॉमन पोटेंशियल, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये U फाइनल U इनिशियल से कम होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस स्विच को S को बंद करेंगे, स्विच एस को आप क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज फ्लो की वजह से, क्योंकि वो वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, तो वायर हीट हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी पहले थी उसमें से कुछ हिस्सा हीट में डिसिपेट हो जाएगा, कुछ ईएम वेव में डिसिपेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है
इन दोनों इस सिस्टम की, यानी कि C1 प्लस C2 जो सिस्टम बन रहा है उसकी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस, और यही जो डिफरेंस है वो हो जाएगा लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए वो लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा यू इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल की वैल्यू रख दी, यू फाइनल की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 वी स्क्वायर। हम जानते हैं V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होता है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसको लिखा हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर हाफ C1 प्लस C2, और ये V की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, स्क्वायर है तो ये एक है, और ये नीचे स्क्वायर है C1 प्लस C2 का, तो एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो नीचे बचा C1 प्लस C2, ऊपर बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, C1 C2 हाफ हो गया, ठीक है, C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल लॉस एज अ हीट। ठीक है, तो यही हमारी जो है लॉस इन एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा लॉस इन एनर्जी, और यही एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट और रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ओके, अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अनचार्ज कैपेसिटर, केस 2। तो देखिए कैपेसिटर C1 है, हमने उसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, तो एक प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, चार्ज हो गया Q1, कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल V1। एक अनचार्ज कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर मींस आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, इस पे चार्ज हो जाएगा Q20, C2 होगा इसका कैपेसिटेंस, V20, कोई इसके अक्रॉस, इसकी प्लेट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया गया। द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर C1 टू C2, और कब तक फ्लो होगा, जब तक उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कि जब Q1 से, जब C1 से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा C2 की तरफ, तो क्योंकि जो है Q1 जो C1 है उस पर चार्ज कम हो रहा होगा तो उसका पोटेंशियल घटेगा, और जो C2 है उसका पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और फर्दर चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए इसको डायग्राम बना लेते हैं और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कैपेसिटर को हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, स्विच ऐसा भी ओपन है। तो व्हेन दिस स्विच इज एस इज क्लोज, व्हाट विल हैपन, द चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैपेसिटेंस C1 टू C2। ठीक है, और इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर जो नया चार्ज होगा Q1 डैश होगा, इसके ऊपर जो नया चार्ज होगा Q2 डैश होगा। कैपेसिटेंस C1 C2 ही रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज एंड पोटेंशियल होता है, एंड दे विल एक्वायर कॉमन पोटेंशियल। और जैसी ये दोनों कैपेसिटर कॉमन पोटेंशियल अचीव करेंगे, फर्दर चार्ज जो है C1 से C2 की तरफ फ्लो होना बंद हो जाएगा, और इसके ऊपर एक फिक्स चार्ज Q1 हो जाएगा C1 के ऊपर Q1 डैश, और C2 के ऊपर जो है एक फिक्स चार्ज Q2 डैश हो जाएगा। तो अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, और उसमें हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले जो चार्ज था वही बाद में रहेगा, क्योंकि हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे तो नया चार्ज नहीं आएगा इस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, किसी भी कैपेसिटर के ऊपर। तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल V। तो जैसे हमने पहला केस में किया था वही है। इनफैक्ट पहले केस में अगर आप Q2 की वैल्यू 0 डाल दो तो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हम ड्राइव कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं Q2 की वैल्यू 0 डाल के। तो इनिशियल जो चार्ज था वो था Q1 प्लस Q2, बाद में जो हुआ वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, अब हमारे पास जो Q1 है वो है C1 V1, Q1 जो है हमारे पास C1 V1 Q2 0, ये हो गया C1 V प्लस C2V। This implies that common potential is equal to C1 V1 divided by C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई।
पहले जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी C1V1 प्लस C2V2, तो वो जो Q2 वाला फैक्टर है वो उसमें हमने डायरेक्टली जीरो पुट कर देना है, तो हमारा ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है। रेशियो ऑफ नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो है रेशियो ऑफ Q1 डैश एंड Q2 डैश। रेशियो ऑफ Q1 डैश एंड Q2 डैश, यानी कि इनका रेशियो होगा। तो हम जानते हैं Q1 डैश जो है वो होगा आपका C1V1, V होगा बेसिकली, Q1 डैश इज CV एंड Q2 डैश हमारे पास जो होगा वो होगा C2V। तो अगर हम इनका रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं Q1 Q2, ये भी डैश है, ये भी डैश है, एंड इट्स इक्वल टू C1V1 C2V2। अगेन जो कैपेसिटर बड़ा होगा, यानी कि बड़े साइज का होगा, उसके ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर C1 बड़ा है तो Q1 बड़ा, Q1 डैश बड़ा होगा, और अगर C2 बड़ा है तो Q2 डैश बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ओके, अगेन इसमें भी जो है वो लॉस इन एनर्जी होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। ठीक है, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो अगला है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution redistribution of charges। इनिशियल एनर्जी लिख लेते हैं और फाइनल एनर्जी लिख लेते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस। और ये लॉस कैसा होगा एनर्जी का? अगेन हीट और EM वेव के फॉर्म में होगा ये लॉस। ठीक है, तो सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, stored in the two capacitor, two capacitor। तो सिंपल है, UI हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो पिछले वाले को, जो दूसरा वाला कैपेसिटर है, उसको तो आपने चार्ज ही नहीं किया है। तो जब चार्ज नहीं किया, इसका मतलब आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। बैटरी से नहीं कनेक्ट किया है तो बैटरी ने कोई वर्क डन नहीं किया, या उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी। तो ये जो इनिशियल आएगा ये आएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर, दूसरा वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी stored in the capacitor, stored in the two capacitor, two capacitor। अब जो एनर्जी स्टोर होगी वो दोनों कैपेसिटर में होगी, क्योंकि दूसरा वाला कैपेसिटर भी चार्ज हो चुका है। और वो चार्ज किस वजह से हुआ है? जो पहले वाले कैपेसिटर से कनेक्ट करने पर, उसमें कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की है, क्योंकि आपने एक चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज से कनेक्ट किया, तो ये जो चार्ज कैपेसिटर है वो अनचार्ज को भी चार्ज कर देगा, अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका बनेगा हाफ CV स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर। ठीक है, लॉस इन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पहले तो इसको फाइनल को इस तरीके से लिख लेते हैं, ये लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं हाफ
C1 प्लस C2 और V स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है, V स्क्वायर आ रहा है C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने यूज कर ली, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा C1 V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू C1 C2। इसको ऐड कर लेंगे, ये 2 हो गया, दैट इज C1 प्लस C2। ओके, चलिए फर्दर कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं इसकी हम। तो लॉस इन एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटर है अगर हम ये लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसके अंदर स्टोर है वो लॉस हो रही है। तो लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा यू विल बी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। लॉस है तो जाहिर सी बात है पहले ज्यादा थी बाद में कम है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि दूसरे वाले कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, अनचार्ज्ड है वो। ये फाइनल आ गया, हमने कैलकुलेशन एलसीएम ले लिया, कैलकुलेशन करना स्टार्ट की, ब्रैकेट ओपन किया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 V2 V1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, नीचे ट्वाइस ऑफ C1। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले वाले जो एक्सप्रेशन में हमारे पास जो डेल्टा यू आ रहा था उसका एक्सप्रेशन था C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस V2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब क्योंकि V2 जीरो है तो इसमें V2 जीरो पुट कर देंगे तो यही एक्सप्रेशन हमारा यही आ जाएगा। तो आप अगर एक फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसको ड्राइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप एक फार्मूला याद करिए, उसमें V2 जीरो पुट कर दीजिए, Q2 जीरो पुट कर दीजिए, आपका यही एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा। ओके, चलिए इसका थर्ड केस डिस्कस करते हैं। Case 3, when a positive plate of a charged capacitor is connected with the negative plate of the other capacitor। तो देखिए ये दो कैपेसिटर है, हमने इसको बैटरी से चार्ज कर लिया, मैंने इस सर्किट में बैटरी शो नहीं की है, ठीक है, बट हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करके ही चार्ज किया होगा। तो Q1 C1 और V1, C1 इसका कैपेसिटेंस हो गया, Q1 इसके ऊपर चार्ज हो गया, इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर पॉजिटिव Q1 चार्ज है, इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर माइनस Q1 चार्ज है। इसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर को भी बैटरी से चार्ज किया गया, इस पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव Q2 चार्ज है, इस नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव Q2 चार्ज है, कैपेसिटी C2 है इसकी कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल इन दोनों प्लेट्स के बीच में V2 है। अब देखिए कनेक्शन कैसे किया है, इस डायग्राम को केयरफुली देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर C1 की, इस पॉजिटिव प्लेट को इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया कैपेसिटर 2 की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आइसोलेटेड सिस्टम पे जो ये यहाँ पे बन रहा है दो प्लेट्स का, ठीक है, ये दो प्लेट का एक आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है, तो इस पे नेट चार्ज कितना होगा? तो इस पे जो नेट चार्ज होगा वो होगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इस पे जो चार्ज है वो प्लस Q2 है, Q1 है सॉरी, और इस पे जो चार्ज है वो माइनस Q2 है। तो जो इनिशियल चार्ज होगा, इनिशियल चार्ज इस केस में वो होगा Q इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव Q1 माइनस Q2, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब when the switch S is closed the charge will flow from higher potential to lower potential, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट से ज्यादा होगा, तो इस केस में V1 is greater than V2, V1 V2 से बड़ा होगा, the charge will flow and the charge flow will stop when both the capacitor will achieve the common potential। अब वो कॉमन पोटेंशियल अचीव करने के लिए दोनों जो प्लेट्स हैं ये वाली, इन पे पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है,
तो होगा क्या कि पहले C1 से, ये जो आप आइसोलेटेड सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए इस वाली प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया इसको, तो दोनों पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि पहले हुआ क्या होगा कि जो कैपेसिटर C1 है उसकी पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज आया होगा, उसने पहले निगेटिव को न्यूट्रलाइज किया होगा, फिर जो है और पॉजिटिव चार्ज आया होगा, उसने फिर इस जो प्लेट है C2 की उसको पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा, तो जो फाइनल चार्ज है इस सिस्टम पर वो क्या आ जाएगा, अब दोनों ही पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव, ये वाला जो है वो पॉजिटिव Q1 डैश हो गया और ये भी पॉजिटिव Q2 डैश हो गया, तो फाइनल चार्ज जो है इस पर हमारे पास जो आएगा वो होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये फाइनल चार्ज आएगा। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं कॉमन पोटेंशियल की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं, तो इनिशियल हमारे पास जो चार्ज था वो Q1 माइनस Q2 था, फाइनल है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, अब इसको लिख सकते हैं C1 V1 माइनस C2 V2 इज इक्वल टू, ये आएगा C1 V प्लस C2 V, दिस इंप्लाइज दैट ये V1 नहीं होगा, V होगा कॉमन पोटेंशियल, तो यहाँ से जो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ चार्जेस, ठीक है, रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, ओके, तो रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस हम कर लेते हैं, Q1 डैश जो है हमारे पास होगा CV और Q2 डैश होगा C2V, दिस implies that Q1 by Q2 is equal to C1 by C2, सिमिलर है पिछली सिचुएशन में, ओके। नाउ लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट इज लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ओके, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन redistribution ऑफ चार्ज, ठीक है, तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the two capacitor, stored in the two capacitors, तो एनर्जी तो दोनों की जुड़ेगी ही, ओके, एनर्जी तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो इनिशियल जो एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है माइनस साइन नहीं मार्क करना है, पॉजिटिव करना है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो सम होगी चार्जेस का, एनर्जीज का, सॉरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy stored in the two capacitor,
V2 कैपेसिटर क्या स्टोर होगी, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये फाइनल कर देते हैं इसको। दिस इंप्लाइज दैट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा, V स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो हमने V स्क्वायर कॉमन लेना। ओके, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो कॉमन पोटेंशियल होता है, V इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो इस V की जगह यहाँ पे ये वैल्यू रख दी। ओके, फर्दर ओपन किया इसको, यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ऊपर C1 प्लस C2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ C1 प्लस C2 बचेगा। एलसीएम लिया, ठीक है, तो C1 प्लस C2 इससे इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके इस तरीके की फॉर्म हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन किया, तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर ये टर्म्स आएंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनली इस एक्सप्रेशन में हमने C1 C2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ V1 V2, तो ये V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 ट्वाइस ऑफ C1 C2 और यहाँ पे C1 प्लस C2, तो दैट इज द लॉस इन एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर केस, केस 3। अब हमें ये कंपेयर करना है कि किस केस में ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ, तो एनर्जी लॉस के फार्मूले लिख लेते हैं और उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द थ्री केसेस, तो हमने तीनों केसेस की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख ली है। फर्स्ट केस में V1 माइनस V2 होता है, यहाँ पे C1 C2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C1 C2। अच्छा, ये वाला फैक्टर सेकंड केस में कॉमन है, यहाँ पे V1 स्क्वायर है, अगेन C1 C2 ट्वाइस डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C1 C2 कॉमन है, ये V1 प्लस V2 डिफरेंट है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, तो जो थर्ड केस में वो सबसे ज्यादा लॉस इन एनर्जी है और फर्स्ट केस में सबसे कम लॉस इन एनर्जी है। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा बनेगा कि जो डेल्टा यू थर्ड केस में है वो सबसे ज्यादा है, फिर डेल्टा यू सेकंड केस है और सबसे कम जो है वो फर्स्ट केस में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जिस केस में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, उतनी ही ज्यादा लॉस इन एनर्जी हो रहा है, क्योंकि वायर के थ्रू ज्यादा चार्ज फ्लो होके आ रहा है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वायर्स में। तो जिस केस में सबसे ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है वो है तीसरा केस, थर्ड केस, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से जो चार्ज आएगा वो पहले नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर और फर्दर चार्ज आएगा। तो सबसे ज्यादा जो चार्ज फ्लो हो रहा है या सबसे ज्यादा जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो केस 3 में होगा, उससे कम चार्ज फ्लो या उससे कम एनर्जी लॉस सेकंड केस में होगा और सबसे कम फर्स्ट केस में होगा। ओके।